हेलिकल पाथ के ऊपर क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन कर लिए थे। आगे देखो एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन है फॉर अ पार्टिकल q, m projected as shown, find radius and pitch of helix, position of the particle as a function of time and velocity of the particle as a function of time। तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ सर्कुलर मोशन, जब अभी हमने देखा था पार्टिकल का, तो उसमें भी हमने पोजीशन और वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाला था। तो उसी को यूज करते हुए बताओ इस हेलिकल पाथ में क्या आएगा पोजीशन और वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। एडवांस के लिए क्वेश्चन है, चलो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो वेलोसिटी के कंपोनेंट्स ले लो, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ हमें पता है b है, यहाँ पे वेलोसिटी का कंपोनेंट आ जाएगा v cos 53 डिग्री यानी 3v/5, और यहाँ आ जाएगा वेलोसिटी का v sin 53 डिग्री यानी कि 4v/5। हमें पता है सर्कल पे घुमाने के लिए जो वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल होती है वो परपेंडिकुलर वाली होती है, तो रेडियस तो आप निकाल सकते हो, वो हो जाएगी mv परपेंडिकुलर बाय bq, यानी रेडियस हमें मिल गई 4/5 mv/bq। समझ आया? रेडियस बताना तो बहुत ही आसान था। टाइम पीरियड भी हमें पता है फिक्स रहता है, इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी होता है, तो वो हो गया 2πm/bq। और पिच आपको बतानी है तो वो सिंपली हो जाती है पैरेलल में जो वेलोसिटी है इनटू टाइम पीरियड, यानी कि 3v/5 इंटू 2πm/bq, यानी कि आपको मिल गया 6πmv/5bq। ये हो गई आपकी पिच। तो रेडियस और पिच निकालना तो बहुत ही आसान था। अब बात है आपको बताना है इसकी पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम और वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हेलिक्स की एक्सिस कहाँ पे लाई करेगी। उसके लिए हम क्या करेंगे, सेंटर पता कर लेंगे किसी भी एक सर्कल का। तो आप v क्रॉस b करो। अब सर्कल पे घुमा रही है कौन सी वेलोसिटी, परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, आगे की तरफ। तो v क्रॉस b आप अगर करोगे तो सेंटर जो आएगा वो अंदर की तरफ आएगा, यानी -k। तो इसका डायग्राम में थोड़ा सा इस तरह से बना लेता हूं कि अगर आप यहां से देख रहे हो तो कैसा दिखेगा आपको साइड से, यानी आई कैप अगर बाहर की तरफ आता हुआ हो जाए, जे कैप ऊपर की तरफ जाता हुआ हो जाए, तो इस तरफ जो डायरेक्शन आपको मिल जाएगी वो मिल जाएगी -k। ठीक है ना। और पार्टिकल जो घूम रहा है वो किस तरह से सर्कल पे घूम रहा है, कुछ इस तरह से। समझ आया कि नहीं? ठीक है ना। ये हमें 2D फिगर दिख रहा है क्योंकि हम आगे से देख रहे हैं। सेंटर तो हमें पता ही है, यहाँ पे लाई करेगा -r पे। ठीक है ना। -r बेसिकली कोऑर्डिनेट होगा, यहाँ पे डिस्टेंस कितनी होगी, r हो जाएगी, सिर्फ r लिख देता हूँ। तो ओरिजिन से डिस्टेंस सेंटर की कितनी है, r है। अब t बराबर 0 पे पार्टिकल ओरिजिन पे था, स्पीड कुछ इस तरह से थी v। t टाइम में हम मान लेंगे कि वो कोई एंगल घूम जाएगा थीटा। स्पीड तो बदलती नहीं है, तो टेंजेंशियली अभी भी स्पीड तो क्या होगी, v ही होगी। ये एंगल थीटा है, तो आपको मिल गया कि ये एंगल भी क्या है, थीटा है। अब देख लो, मैं पोजीशन वेक्टर लिख लेता हूं, या पहले वेलोसिटी वेक्टर लिख लेता हूं। वेलोसिटी वेक्टर क्या लिख सकते हो आप, तो देखो जरा, इस सर्कल के ऊपर हम वेलोसिटी अगर लिखना चाहें तो एक कंपोनेंट तो इस तरफ आएगा, है ना, जो कि कितना आ जाएगा, वो आएगा v sin थीटा, और एक आएगा आपको ऊपर की तरफ, वो आएगा कितना, v cos थीटा। डायरेक्शन हमें पता ही है, तो लिख देते हैं ऊपर की तरफ आ गया, यानी कि v cos थीटा j कैप प्लस v sin थीटा माइनस k कैप। ये आ गई आपके पास वेलोसिटी इस सर्कल के ऊपर। लेकिन हमें एक वेलोसिटी नहीं भूलनी है, कौन सी वाली, जो इस तरह से होगी। आपको पता है कि आई कैप के अलोंग भी एक वेलोसिटी है 3v/5 जो कि कांस्टेंट रहेगी। ठीक है ना, हमेशा की तरह रहेगी आई कैप के अलोंग। ये तो आपने जे और के की वेलोसिटी लिख ली है, तो इसमें हमें आई की वेलोसिटी भी ऐड करनी पड़ेगी, तो वो क्या हो जाएगी, प्लस 3v/5 आई कैप। समझ आ रहा है? तो ये हमें मिल गई है क्या, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। आपको बस थीटा की वैल्यू पुट करनी है। थीटा हो जाता है ओमेगा इंटू टी, ओमेगा होता है bq/m इंटू टी, ये हो गया थीटा। तो वेलोसिटी वेक्टर का फंक्शन जो आएगा वो आएगा 3v/5 आई कैप प्लस v cos bq/m इंटू टी जे कैप प्लस v sin bq/m इंटू टी माइनस k कैप। समझ आया? ये हो गया आपका फाइनली वेलोसिटी वेक्टर, यानी किसी भी समय पे हेलिक्स के ऊपर पार्टिकल का नेट वेलोसिटी वेक्टर ये होगा।
किसी को कोई डाउट? यहाँ पूरी वेलोसिटी तो आई नहीं होगी, जे कैप में मैंने यहाँ पे v ले लिया है, बेसिकली वो क्या होगा आपका, तो v जो है वो हमारा क्या है, y में जो वेलोसिटी दी गई है, और y में वेलोसिटी कितनी दी गई है, 4v/5, तो हमें उसे यहाँ पे रखना पड़ेगा। समझ आ रहा है ना, x में 3v/5 रहेगी, लेकिन इनके लिए आपको ये वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो एक्सप्रेशन लिख ही देते हैं, क्या आ रहा है फाइनली। फाइनली ये कुछ आएगा 3/5v आई कैप प्लस 4v/5 cos bq/m इंटू टी जे कैप और प्लस 4v/5 इंटू साइन bq/m इंटू टी माइनस के कैप। ये हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि सर्कल पे भी क्या स्पीड थी, अच्छा ध्यान दिया एकदम, ठीक है ना। हाँ, अब पोजीशन वेक्टर की बात कर लेते हैं। पोजीशन वेक्टर तो लिख ही रहते हैं, पोजीशन वेक्टर क्या आ जाएगा, तो x में आपको स्पीड पता है, x में स्पीड फिक्स है कितनी, 3v/5, तो t टाइम में x में कितना चल लेगा, तो सिंपली हो जाएगा 3v/5 इंटू टी आई कैप। ठीक है ना। y और z एक्सिस के लिए फिर से हम निकाल लेंगे, ये y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका r साइन थीटा सिंपली, तो ये हो गया क्या, प्लस r साइन bq/m इंटू टी जे कैप प्लस के कैप के लिए क्या होगा, तो के कैप के लिए देखो ये होगा आपका कोऑर्डिनेट, ये सिर्फ ये दूरी, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी पूरा r माइनस r cos थीटा। ठीक है, तो मैं वही लिख दूंगा यहाँ पे, प्लस r 1 माइनस cos थीटा, और ये किस तरफ है, माइनस के कैप में। बस r की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, r हो जाता है mv परपेंडिकुलर बाय bq। ठीक है ना, यानी कि 4mv/5bq। इसे पुट करने से हमें क्या मिल जाएगा, पोजीशन वेक्टर। तो समझ आया, करना कुछ नहीं होता है, आपको एक सर्कल का पार्ट देखना है और एक लीनियर पार्ट देखना है, उसके हिसाब से आप पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर लिख सकते हो। किसी को कोई डाउट है? आगे आ जाते हैं हम लॉरेंट्ज फोर्स पे। तो ये बेसिकली तीन टाइप के मोशन थे, कौन कौन से, अगर आपके पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग या उसके एंटी पैरेलल फेंका गया है, तो आपको पता चला था कि पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन पे मूव करता है और अनडिविएटेड। फिर आपने देखा कि अगर आपके पार्टिकल को 90 डिग्री बनाते हुए मैग्नेटिक फील्ड से फेंका जाए तो वो सर्कुलर पाथ करता है। और हमें पता लगा कि अगर आपके पार्टिकल को कोई ऑब्लिक एंगल, यानी 0 नहीं, 90 नहीं और 180 नहीं, किसी रैंडम एंगल पे फेंका जाए तो फिर पार्टिकल कैसा पाथ लेता है, हेलिकल पाथ लेता है। तो ये तीन पाथ हमने क्या किए, पढ़ लिए, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये बेसिकली था मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। अब अगली टर्म जो हमें पढ़नी है वो है लोरेंट्ज फोर्स। तो ये बेसिकली कहलाता है टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है ना, जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिज्म में पढ़ा आपने मैग्नेटिक फोर्स। अब मान लो कि किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो पार्टिकल के ऊपर दोनों फोर्सेस लगेंगे, तो दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होता है उसे आप एक लॉरेंट्ज फोर्स कहते हो, वैज्ञानिक के नाम के ऊपर है। ठीक है ना, तो मान लो कि आपके पास एक चार्ज पार्टिकल है और किसी रीजन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है E और मैग्नेटिक फील्ड है B। ठीक है, चार्ज पार्टिकल आपका मूव कर रहा है किसी स्पीड v से, तो जो नेट फोर्स लग रहा होगा इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर वो सिंपली क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपको याद होगा Q इंटू ई, और मैग्नेटिक फोर्स हमने देखी ला Q v/b। समझ आ रही है बात, तो ये हो जाता है नेट लॉरेंट्ज फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। क्या क्लियर है आपको? ठीक है, कोई भी अगर इस फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करने को कहे तो उसका मतलब सिंपली होगा कि आपको नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। अब इस पर बेस्ड जेई में क्वेश्चन आ चुका है 1992 में, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन माना जाता था, वो है वेलोसिटी सिलेक्टर के ऊपर। तो ये टर्म क्या है,
ठीक है ना, वेलोसिटी सिलेक्टर। तो नाम से थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा, वेलोसिटी सिलेक्टर यानी कि आपको क्या चाहिए, कांस्टेंट वेलोसिटी। तो होता क्या है कि मान लो कि आपके पास एक ऐसा रीजन है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, और आपने एक चार्ज पार्टिकल को इसके अंदर प्रोजेक्ट किया है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि क्या कंडीशन होगी ग्रेविटी को निग्लेक्ट करते हुए कि ये चार्ज पार्टिकल इस रीजन में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर सके, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर सके, यानी कि ना तो उसकी स्पीड चेंज हो और ना ही उसका डायरेक्शन चेंज हो। अगर वो कंडीशन आप पता कर लेते हो तो वो कंडीशन कहलाती है कंडीशन फॉर वेलोसिटी सिलेक्टर। एक पाथ सिलेक्ट हो जाएगा, एक वेलोसिटी सिलेक्ट हो जाएगी, जो अगर पार्टिकल के पास होगी तो फिर पार्टिकल अनडिविएटेड मूव कर सकता है ऐसे रीजन के अंदर। बड़ी सिंपल सी चीज है, कुछ खास बात नहीं है। हमें पता है कि जैसे ही पार्टिकल एंटर करेगा उस पर नेट फोर्स जो लग रहा होगा वो होगा Q इंटू ई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, प्लस इंटू V क्रॉस B, जो कि है आपका मैग्नेटिक फोर्स। अगर उसे अनडिविएटेड मूव करना है तो यही आपका इक्वल हो जाना चाहिए जीरो वेक्टर। यहां से हमें साफ साफ कंडीशन दिख जाएगी कि ई वेक्टर की वैल्यू इक्वल हो जानी चाहिए माइनस V क्रॉस B के। तो ये कहलाती है कंडीशन ऑफ वेलोसिटी सिलेक्टर। यानी क्या क्या कंडीशन यहां से आपको पता लग रही है, एक तो फॉर्मूला पता चल रहा है आपको, ठीक है ना। दूसरी चीज कि उस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो परपेंडिकुलर होनी ही चाहिए वेलोसिटी से और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से, पर क्या ऐसा जरूरी है कि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी भी परपेंडिकुलर हो? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हम यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं। ये रिलेशन बस क्या होनी चाहिए, एस्टेब्लिश होनी चाहिए। तो एक तो ये मस्ट वाली कंडीशन हो गई है, ठीक है ना, और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब जनरली क्या दे दिया जाता है कि अगर उस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के और ये परपेंडिकुलर है वेलोसिटी के, यानी तीनों क्वांटिटीज म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, तो आप सिंपली देख सकते हो ई की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपको मिल जाएगी कितनी, माइनस BV, ठीक है ना, ये आपको मिल जाएगा। और मैग्नीट्यूड की बात की जाए अगर वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की, तो वो आपको मिल जाएगा E/B। तो ये होती है वो वेलोसिटी जिससे कि हमें उस पार्टिकल को प्रोजेक्ट करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड से परपेंडिकुलर, अगर हम चाहते हैं कि वो अनडिविएटेड मूव करे उस रीजन के अंदर। तो क्वेश्चन में आपको यही पूछा जाएगा जनरली, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे देंगे, मैग्नेटिक फील्ड दे देंगे, और अगर बोल देंगे कि दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो बताओ दोनों से 90 डिग्री बनाते हुए पार्टिकल को कितनी स्पीड से फेंका जाना चाहिए ताकि वो अनडिविएटेड मूव कर सके। तो आप सिंपली क्या करोगे, दोनों का रेशियो बता दोगे, ठीक है। एक यहीं पे मैं एक फैक्ट बता देता हूँ, जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ेंगे, लाइट के बारे में पढ़ेंगे, तब आपको पता लगेगा कि लाइट की स्पीड भी इसी तरह से आती है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड का, इलेक्ट्रिक फील्ड के एम्पलीट्यूड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड के एम्पलीट्यूड का रेशियो, ठीक है ना, C जो हम कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट। खैर वो जब आएगा तब देखेंगे। अभी तो आपको क्या याद रखना है कि ये हो गई कंडीशन कब, जब तीनों क्या दिए गए हों, म्यूचुअली परपेंडिकुलर दिए गए। तो क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है तो मैं कोई एग्जांपल नहीं कर रहा हूँ, सीधा आप लोग प्रॉब्लम्स करो, ट्राई करो। पहला क्वेश्चन, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एज शोन in a region containing electric and magnetic field as shown in the figure. Find the velocity of the particle for it to move undeviated at constant speed. Velocity वेक्टर फॉर्म में बतानी है आपको क्या होनी चाहिए अगर आप चाहते हो कि चार्ज पार्टिकल अनडिविएटेड मूव करे तो, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, कुछ नहीं बोला है। तो पहला वाला देख लेते हैं। तो आपको पता है कंडीशन तो क्या है वेलोसिटी सिलेक्टर की, ई वेक्टर ये हो जाना चाहिए नेगेटिव ऑफ Q इंटू V क्रॉस B, ठीक है ना। तो डायरेक्शन आप सिंपली किससे निकाल सकते हो, V क्रॉस B के नेगेटिव से, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड हमें बताई गई है I कैप में है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें बताई गई है K कैप में है। अच्छा, मैग्नीट्यूड तो सबको ही पता है, मैग्नीट्यूड तो रेशियो है सिंपली E0/B0, ठीक है। अब डायरेक्शन की बात करें तो आप जरा करो V क्रॉस B, अगर आप करो तो वो इक्वल आना चाहिए किसके, नेगेटिव ऑफ E के, यानी V क्रॉस B की डायरेक्शन क्या आनी चाहिए, इनटू द प्लेन आनी चाहिए। समझ आ रहा है? तो V किधर होना चाहिए आपका,
जे कैप में होना चाहिए। करके देख सकते हो सीधे सीधे। अगर आपको राइट हैंड रूल आता है तो आपको पता है कि पाम जो है वही रिजल्ट देता है, तो v क्रॉस b का रिजल्ट आना चाहिए नेगेटिव ऑफ e में। तो e बाहर की तरफ है तो नेगेटिव ऑफ e कहाँ होगा, अंदर की तरफ। तो आपको अंदर की तरफ लाना है और पाम अंदर की तरफ रखना है। पाम अंदर की तरफ रख लो, b की तरफ पॉइंट कर लो, तो v का थंब अपने आप पहले से मिल जाएगा, कहाँ होना चाहिए, ऊपर की तरफ होना चाहिए। समझ आ रहा है? सेकंड में देखो, सेकंड में आपको क्या पता है, सेकंड में हम साफ देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है माइनस जे कैप में और मैग्नेटिक फील्ड है माइनस के कैप में, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड तो पता ही है आपको, वो तो ई नॉट बाय वी नॉट है। डायरेक्शन की ही मेन बात है। तो देखो ई नॉट आपको पता है माइनस जे कैप है, इज इक्वल टू माइनस क्यू का तो कोई साइन पॉजिटिव ही है। वेलोसिटी का साइन हमें चाहिए क्रॉस, मैग्नेटिक फील्ड का साइन हमें पता है माइनस के कैप, तो ये तो गायब हो गया। अब देखो आपको v क्रॉस माइनस के ये आना चाहिए j। समझ आ रही है बात? तो कितना आ जाएगा आपका v हमें पता करना है सिर्फ। तो देखो रिजल्ट आपका आना चाहिए कहां पे, j में। तो पाम पहले ही कर लो कहां पे, j पे। और पॉइंट किधर करना है, पॉइंट करने है फिंगर टिप्स माइनस के की तरफ। तो आपका थंब जो आएगा ना वो सीधा सीधा इधर की तरफ आ जाएगा, तो आ जाना चाहिए आई कैप। तो मैग्नेटिज्म में तो बस फॉर्मूला यूज हो रहा है, बेसिकली क्वेश्चन तो ये वेक्टर का है। क्लियर है क्या सबको? क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं भाई, चलो। सेकंड क्वेश्चन है, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ओरिजिन एज शोन इन द फिगर विद स्पीड v1, द रीजन कंटेन्स मैग्नेटिक फील्ड b एंड इलेक्ट्रिक फील्ड e, फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एज इट क्रॉसेस द पॉइंट p। ये आपका डायग्राम, ओरिजिन से फेंका गया है पार्टिकल, रीजन में इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक दोनों फील्ड है। बताना है जब वो पॉइंट x, y, z को क्रॉस कर रहा होगा उस समय स्पीड क्या होगी। इनिशियल स्पीड उसकी v1 बताई गई। ट्राई करो। तो देखो जैसी क्वेश्चन पढ़ो आपको समझ आना चाहिए था कि यूज क्या करना है। ये मैंने कई बार बोला, जब भी क्वेश्चन में स्पीड वगैरह आपसे पूछी गई है तो ये हिंट होता है कि आपको वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करनी है। तो देख लेते हैं, जब वो किसी पॉइंट x, y, z को क्रॉस कर रहा होगा तब मैं मान लेता हूँ उसकी स्पीड होगी कुछ v। रैंडम डायरेक्शन में मान ली मैंने, मुझे डायरेक्शन पता नहीं है तो मैंने कुछ भी v मान लिया। कौन कौन वर्क कर सकता है, तो वर्क एक तो मैग्नेटिक फील्ड है रीजन में, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है रीजन में, और ये इक्वल होना चाहिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब एक चीज हम साफ साफ लिख चुके थे कि वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड तो हमेशा ही क्या होगा, जीरो होगा। समझ आ रही है बात? ये आपको याद रखना था पहले की क्लासेस से। आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सिंपली हो जाएगा क्या, फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल, यानी एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। फोर्स क्या होगा, तो फोर्स भी आपको पता है वो होता है Q इंटू ई। तो ये हो जाएगा सिंपली Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है E नॉट आई कैप प्लस E नॉट बाई टू जे कैप। दोनों के डॉट प्रोडक्ट से आपको वर्क मिलने वाला है, तो वर्क हमें मिल जाएगा यहाँ से F डॉट S। डॉट प्रोडक्ट करोगे ये आपको मिल जाएगा Q E नॉट X प्लस Q E नॉट Y बाई टू। ये है वर्क डन। ये होना चाहिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी हाफ m v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। समझ आया? और यहां से हमें मिल जाती है v की वैल्यू अंडर रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस q e नॉट x प्लस y बाई टू, ठीक है ना। और इंटू टू हो गया होगा पहले ही, और बाय m। ये हो गया आपके पास रिजल्ट। तो मेन चीज क्या थी, आपको ये याद रखना था कि भाई मैग्नेटिक फोर्स का वर्क डन हमेशा क्या रहता है, जीरो रहता है। सिर्फ और सिर्फ किसने काम किया होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ने काम किया होगा, मैग्नेटिक फील्ड कभी भी काम नहीं करती। चलो अगला क्वेश्चन देखो। तो अगला क्वेश्चन थ्योरेटिकल है। आपको बताना है किस केस में पार्टिकल मूव कर सकता है स्ट्रेट लाइन के ऊपर, और आपके पास 6 ऑप्शन है। सही ऑप्शंस लिख दो कौन कौन से होंगे। क्वेश्चन में बोला गया है कि इनमें से किस केस के लिए पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर मूव करेगा। स्ट्रेट लाइन के ऊपर मूव करेगा, ठीक है। स्पीड वेरिएबल हो सकती है,
स्पीड कैन बी वेरिएबल, ये मतलब हुआ। कहीं ये नहीं लिखा है कि कांस्टेंट स्पीड भी होनी चाहिए, कांस्टेंट वेलोसिटी होनी चाहिए, ऐसा नहीं लिखा है। हाँ, डायरेक्शन उसकी क्या होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए। तो पहला केस अगर हम ले लेते हैं, जब रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो आप जानते हो अगर पार्टिकल को इस तरफ वेलोसिटी दे दो या पार्टिकल को इस तरफ वेलोसिटी दे दो, तो वो कैसे मूव करेगा, स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही मूव करेगा, क्योंकि सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसके ऊपर लग रहा होगा, वो भी किस डायरेक्शन में होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। तो ए ऑप्शन हमारा हो जाएगा। बी ऑप्शन में बोला गया है सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड हो। हाँ, तो आपको पता है इसी डायरेक्शन में पार्टिकल को फेंक दो या इसके ऑपोजिट फेंक दो तो स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। सी ऑप्शन में बोला गया सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड हो। सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपने पार्टिकल को इस तरफ फेंक दिया तो स्पीड बढ़ती रहेगी, ऑपोजिट फेंक दिया तो स्पीड घटती रहेगी, पर डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, तो ये भी ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन की बात करें, रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो भी हमें पता है अगर हम वेलोसिटी सिलेक्टर वाली कंडीशन फॉलो करा दें, यानी कि अगर इस तरह की चीज हो कि E ये इक्वल हो जाए माइनस Q V क्रॉस B के, तो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे चल लेगा, तो ये भी ऑप्शन सही है। E की बात की जाए, जहां बोला गया रीजन हैज इलेक्ट्रिक फील्ड एंटी पैरेलल टू बी, यानी मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ हो, आप पार्टिकल को किसी भी एक तरफ फेंक दो, या तो उसकी स्पीड बढ़ेगी या उसकी स्पीड घटेगी, लेकिन वो मूव तो इसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर करेगा, तो ई पार्ट भी सही है। एफ की बात करें, एफ में बोला गया है रीजन हैज इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद बी। अब आप पार्टिकल को कैसे फेंको ताकि वो स्ट्रेट लाइन पे चले, तो इस केस में वो पॉसिबल नहीं होना चाहिए। हो पाएगा क्या, क्या एफ में कोई केस पॉसिबल है? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 60 डिग्री बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के पास, तो क्या पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे मूव कर सकता है? नहीं। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो अपना फोर्स लगाएगी ही लगाएगी, तो पार्टिकल के पास इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग स्पीड आएगी आएगी। इस तरह से अगर मान लें बी इधर है और ई इधर है, तो कुछ समय के बाद पार्टिकल के पास इधर स्पीड तो आने ही वाली है, तो वो बी से कुछ एंगल बनाएगी, तो पार्ट सर्कुलर या हेलिकल तो होने ही वाला है। ठीक है ना, तो आंसर हो जाएगा ए बी सी डी ई, परमानंद ने दिया था। क्या सबको क्लियर हुआ? तो ध्यान रखना कि वेलोसिटी कांस्टेंट बोला है या फिर सिर्फ स्ट्रेट लाइन पे मोशन बोला है, दोनों अलग बात है। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा नॉन यूनिफॉर्म हेलिकल पाथ। तो इससे पहले जो हमने पाथ देखा था वो यूनिफॉर्म हेलिक्स था। ठीक है, तो किसे यूनिफॉर्म हेलिक्स बोला जाता है और किसे नॉन यूनिफॉर्म हेलिक्स बोला जाता है? तो इसमें कह दिया जाता है कि मान लो किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हैं और एक दूसरे से पैरेलल हैं। अब आपने इस रीजन के अंदर अगर पार्टिकल को किसी ऑब्लिक एंगल पे वेलोसिटी दे दी, ठीक है ना जीरो, जहां थीटा जीरो नहीं है, 180 डिग्री नहीं है और 90 डिग्री नहीं है, तो फिर जो पाथ होता है उसे हम क्या कहते हैं? नॉन यूनिफॉर्म हेलिकल पाथ कहते हैं। कैसा पाथ होगा ये इमेजिन करने की कोशिश करते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल बना के आपने फेंका होता, तो आपको पता है कि इस तरह का हेलिक्स फॉर्म हो जाता। हेलिक्स जब फॉर्म होता है तो जो वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग होती है वो तो सेम रहती है, पार्टिकल मैग्नेट सॉरी अगर यूनिफॉर्म हेलिक्स होता है तो हमें कहते हैं कि वेलोसिटी जो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है वो तो एज इट इज रहती है, वी पैरेलल वाली, और वी परपेंडिकुलर वाली उसे सर्कल पे घुमा रही होती है। तो अभी भी क्या होगा, वेलोसिटी का कंपोनेंट लोगे, एक आएगा वी परपेंडिकुलर जो होगा वी साइन थीटा, और एक आएगा वी पैरेलल जो कि होगा वी कॉस थीटा। यहां आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, एक्स में, जबकि परपेंडिकुलर वेलोसिटी किस में है, वाई में। अगर परपेंडिकुलर वेलोसिटी वाई में है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में है, तो क्या ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड वाई वाली वेलोसिटी को चेंज कर सकती है? नहीं। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्स में होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में ही फोर्स लगाएगी, और जो फोर्स एक्स में होगा वो एक्स में एक्सीलरेशन लाएगा, तो वाई वाली स्पीड को तो चेंज कर नहीं सकता। यानी ये तो क्या रहने वाली है, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड में। लेकिन ये आप देख सकते हो पैरेलल वाली वेलोसिटी लगातार क्या होगी, बढ़ती रहेगी। तो इस केस में जो हेलिक्स फॉर्म होता है उसका शेप कुछ इस तरह का हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम इसकी रेडियस की बात करें ना तो वो तो फिक्स रहता है, क्योंकि रेडियस ऑफ हेलिक्स तो हमें पता है
आर, वो तो होता है एम वी परपेंडिकुलर बाय बी क्यू, तो वो तो आपको यही मिलेगा एम वी साइन थीटा बाय बी क्यू। और क्योंकि ये चीज कांस्टेंट है तो रेडियस भी क्या है, कांस्टेंट है। तो यूनिफॉर्म हेलिक्स और नॉन यूनिफॉर्म हेलिक्स में अंतर ये नहीं है कि दोनों में रेडियस अलग अलग हो जाती है, नहीं, दोनों में ही रेडियस तो यूनिफॉर्म रहती है, पर यूनिफॉर्म हेलिक्स में पिच भी यूनिफॉर्म रहती है, यानी कि डिस्टेंस कवर्ड अलोंग मैग्नेटिक फील्ड इन वन रेवोल्यूशन, वो चीज भी कांस्टेंट रहती है, जबकि नॉन यूनिफॉर्म हेलिक्स में वो चीज क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। तो दोनों का अंतर समझ आया। यूनिफॉर्म हेलिक्स और नॉन यूनिफॉर्म हेलिक्स का एकमात्र अंतर यह है कि यूनिफॉर्म हेलिक्स में पिच कांस्टेंट रहेगी, जबकि नॉन यूनिफॉर्म हेलिक्स में पिच बढ़ रही हो सकती है या घट रही हो सकती है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है तो घटती रहती है, ठीक है ना। तो इसके लिए पिच कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो पिच आपको पता है। अब हाँ, यहाँ जो पिच है P1 बोल देंगे उसे, उसके बाद जो पिच आ रही है उसे P2 बोल देंगे, उसके बाद जो पिच आ रही है उसे P3 बोल देंगे, तो सारे पिच की वैल्यूज क्या आएगी, अलग अलग आने वाली है। तो पिच तो आपको पता है सिंपली क्या हो जाता है, वो हो जाता है डिस्प्लेसमेंट अलोंग मैग्नेटिक फील्ड। तो अभी तक क्या होता था, यूनिफॉर्म हेलिक्स में v cos थीटा कांस्टेंट रहता था, तो मैं सिंपली v cos थीटा इनटू टाइम कर देता था। लेकिन अब मुझे क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि एक्सेलरेशन भी है, x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होगा, वो हो जाएगा फोर्स बाय मास, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाय मास। तो पिच आप सिंपली क्या लिख सकते हो, ut प्लस हाफ a टी स्क्वायर। जैसे मैं p1 लिखूं तो इनिशियली x में स्पीड क्या है, v cos थीटा इंटू टी प्लस हाफ a टी स्क्वायर, जहां टी हमें पता है होता है टाइम पीरियड ऑफ वन रेवोल्यूशन, वो तो वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट होता है, 2πm/bq। तो इस तरह से आप लिख सकते हो पहली पिच, सिमिलरली इस तरह से हम लिख सकते हैं दूसरी पिच, इस तरह से लिख सकते हैं तीसरी पिच। किसी को कोई डाउट है? तो नॉन यूनिफॉर्म हेलिक्स बेसिकली वो पाथ है जब इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल हो जाए मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है ना, जिसकी वजह से पिच क्या हो जाए, नॉन यूनिफॉर्म हो जाए। कोई डाउट किसी को? रेडियस इसमें यूनिफॉर्म रहती है हमेशा, जैसे कि यूनिफॉर्म हेलिक्स में थी, फॉर्मूला वही रहता है एम वी साइन थीटा बाई बी क्यू, ठीक है। हो सकता है आपने एक्स के अलॉन्ग स्पीड दी हो सकता है ना भी दी हो, अगर नहीं भी दी होगी तो भी क्या हो जाएगा, बस यूटी जीरो कर देंगे हम, तो उसका बस एक एप्लीकेशन है, ठीक है। पिच निकालने का तरीका वही है, आपको इक्वेशन लिखनी होगी डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है। अब इसके लिए आपको कैलकुलेट करना है रेडियस ऑफ हेलिक्स, एक्सिस ऑफ हेलिक्स एंड सेकंड पिच ऑफ हेलिक्स। ट्राई करो सभी लोग क्वेश्चन, ठीक है। तो देखने में डरावना लगा, तो वेलोसिटी एक तो दी गई है हमें v नॉट आई कैप, और एक दी गई है v नॉट जे कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है ई नॉट और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी तरफ है बी नॉट। तो रेडियस तो हम जानते हैं परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी से आती है, वो हो जाएगी सिंपली एम वी नॉट बाय पी क्यू। ये हो गया पहला। अगली चीज आपको एक्सिस बताना है, तो आप देख सकते हो v क्रॉस बी अगर करेंगे तो सेंटर जो है वो माइनस जेड एक्सिस में लाई करेगा। तो एक्सिस का फॉर्मूला भी हमें पता है, सिंपली एक्सिस हो जाएगी z इज इक्वल टू माइनस आर, यानी कि z इज माइनस एम वी नॉट बाय बी क्यू। ये हो गई इक्वेशन ऑफ एक्सिस, ये सब हम कर चुके हैं पहले। नई चीज है जो आपको सेकंड पिच पता करनी है। तो सेकंड पिच बेसिकली क्या हो जाएगा, एक बार जब ये घूम लेगा इस तरह से, तो दोबारा में जब वो कवर करने वाला है डिस्टेंस ये, इसे आप बोलोगे P2। तो बेसिकली आपको यही डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये अगर t बराबर 0 की सिचुएशन है, तो पहली बार जब उसने टच किया होगा तो ये t बराबर t होगा, कैपिटल T एक टाइम पीरियड, और दोबारा जब वो टच करेगा तो वो होगा 2t। तो आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए t से लेके 2t में, समझ आ रहा है। इस तरफ एक्सेलरेशन होगा a, जिसकी वैल्यू हो जाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स QE बाय मास m। अब बस हम बता सकते हैं यहाँ पे स्पीड कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v नॉट प्लस एक्सेलरेशन QE बाय m इंटू टाइम t, ये है इनिशियल स्पीड। अब यहाँ से s निकालने के लिए बस ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कर सकते हो, तो जो आपको P2 मिल जाएगा वो हो जाएगा u t प्लस हाफ a इंटू टी स्क्वायर, और जहां t की वैल्यू हमें पता है क्या है, 2πm/pq। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट?
ठीक है ना, सिंपल है, बस डिस्प्लेसमेंट निकालना था। अगला पार्ट है मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू अ मूविंग चार्ज पार्टिकल। अभी तक क्या पढ़ रहे थे हम? अभी तक हम पढ़ रहे थे मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल। अभी तक आपने ये पढ़ा कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होता है, ठीक है ना। तो जीवन की शुरुआत कहां से हुई थी? एक करंट कैरिंग वायर था जिसके पास में एक चार्ज पार्टिकल था, उसको फेंका गया और देखा गया कि वो अपने पाथ से डिविएट हो गया। इसका कारण बताया गया था कि कोई भी करंट कैरिंग वायर अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, वो निकालना हमने सबसे पहले सीखा। फिर हमने निकालना सीखा कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में, यानी इसी वायर की मैग्नेटिक फील्ड में ये चार्ज पार्टिकल जब मूव कर रहा हुआ तो इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगता है, वो निकालना हमने सीखा। उसके बाद तो ये अपने पाथ से क्या हो जाता है, डिविएट हो जाता है। तो अलग अलग पाथ देख लिए हमने, कैसे कैसे पाथ होते हैं। यहां तक कहानी हो चुकी है। तब तक कोई वैज्ञानिक आया और उसने ये बताया कि दरअसल कोई भी मूविंग चार्ज पार्टिकल खुद भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होता है। समझ आ रही बात? क्या हुआ? हुआ ये कि कोई भी मूविंग चार्ज पार्टिकल अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा। तो अब लोग कहेंगे भाई ये कहां से आ गई बात? तो ये इसलिए आ गई बात क्योंकि आपको पता है कि ये एक करंट कैरिंग वायर है। अगर ये एक करंट कैरिंग वायर है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ही तो हैं जो कि मूव कर रहे हैं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड कहां से प्रोड्यूस हुई होगी? तो बोला गया कि मैग्नेटिक फील्ड इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स के मोशन की वजह से प्रोड्यूस हुई है। और दरअसल बायट सेवर्ट्स लॉ क्या है, आपको पढ़ाने के लिए हम उस तरह से पढ़ाते हैं। बायट सेवर्ट्स लॉ जो दिया गया था वो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज पार्टिकल ही दिया गया था। तो यहाँ पे हम वही निकालने की कोशिश करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज पार्टिकल क्या होती है, ठीक है ना। तो आपको बायट सेवर्ट्स लॉ ये पता है कि dB इज म्यू नॉट बाय 4 पाई I dl क्रॉस r बाय आर क्यूब। यानी कि करंट का मैं छोटा सा एलिमेंट ले लूं अगर, तो वो छोटा सा एलिमेंट किसी पोजीशन वेक्टर r पे इतनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होता है। अब उन्होंने कहा कि ये जो छोटा सा एलिमेंट dl आपने लिया है, समझ आ रही ना बात? मान लेते हैं कि जो वायर है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल A है। इलेक्ट्रॉन्स जो मूव कर रहे हैं हमें पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहे होते हैं, और एलिमेंट की लेंथ तो आपको पता ही है कितनी है, dl है, ठीक है ना। n मान लो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो उन्होंने कहा इस dB को मैं लिख सकता हूं क्या, म्यू नॉट बाय 4 पाई। I को मैं लिख सकता हूं क्या, AVDNE। तो वो हो जाएगा AVDNE, ये हुआ आपका टोटल करंट, इंटू DL क्रॉस R बाय आर क्यूब। समझ आ रही है बात? अच्छा, तो अब यहां पे क्या किया गया, यहां पे बोला गया कि देखो डीएल वेक्टर किसे बोला जाता है। तो डीएल वेक्टर हम बोलते हैं बेसिकली पॉजिटिव चार्ज किस तरफ मूव कर रहा है, ठीक है ना। करंट जिस तरफ होता है उधर ही आप क्या बोलते हो, डीएल वेक्टर की डायरेक्शन बोलते हो, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स नीचे की तरफ जा रहे हैं तो मैं कह सकता हूं उतना ही पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ जा रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज के मोशन की वेलोसिटी कहां हो जाएगी, ऊपर की तरफ ही हो जाएगी, क्योंकि करंट ऊपर की तरफ है, इलेक्ट्रॉन्स नीचे की तरफ है। तो ये भी कहा जा सकता है कि उतना ही पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ जा रहा है, कह सकते हैं कि नहीं। तो मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ जो वीडी वेक्टर मैंने जो लिया है, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव निकालना चाहूं, डीएल वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी और वीडी वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो सेम होंगी, है कि नहीं। तो दोनों का जब मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा, अगर मैं डीएल का आर से क्रॉस प्रोडक्ट करूं या मैं वीडी का आर से क्रॉस प्रोडक्ट करूं, जो साइन थीटा आएगा वो तो सेम ही आएगा ना, क्योंकि इसके लिए भी आप मॉड डीएल मॉड आर इंटू साइन थीटा करोगे। तो उन्होंने बस क्या किया, इसे लिख दिया म्यू नॉट बाय 4 पाई, डीएल को निकाल लिया गया बाहर, तो वो हो गया ए डीएल एन ई, और यहां हो गया वी बी डी क्रॉस आर बाय आर क्यूब। अब ये क्या लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है बेसिकली, देखो आप, ये हो गई टोटल वॉल्यूम एरिया इनटू लेंथ, और ये हो गए नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो ये हो गए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
और ये हो गया आपका टोटल चार्ज। टोटल चार्ज तो बेसिकली इस डीएल एलिमेंट में जितना चार्ज फ्लो कर रहा था उसने इतनी मैग्नेटिक फील्ड बनाई है, अगर वो वीडी स्पीड से चल रहा है तो बायट ने जो लॉ दिया था, बायट सेवर्ट ने, ठीक है, वो ये हो जाता है कि सिंपली अगर आपके पास कोई चार्ज पार्टिकल है Q जो कि मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी v से, और यहाँ कोई पॉइंट है P जिसका पोजीशन वेक्टर है r, और आपको इस चार्ज पार्टिकल की वजह से पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, तो dB का फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई Q v क्रॉस r बाय आर क्यू। तो ये था एक्चुअल फॉर्मूला, पर हम ये पढ़ते नहीं है स्टार्टिंग में क्योंकि ये फील कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। समझ आई बात? तो डायरेक्शन कैसे निकालोगे? सिंपली आपको v की तरफ थंब रखना है और जहां आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उस तरफ पॉइंट करना है, पाम आपको दे देगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो कहानी अब यहां आ चुकी है कि कोई भी मूविंग चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और कोई भी मूविंग चार्ज पार्टिकल क्या खुद से भी प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। मैग्नेटिक फील्ड और डीएल एक्सचेंज क्यों हो गए? बेटा मैग्नेटिक फील्ड और डीएल की डायरेक्शन सेम है कि नहीं है? सॉरी, वीडी और डीएल की डायरेक्शन सेम है कि नहीं है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी लेंथ के अलोंग ही होने वाली है। तो फॉर्मूले को बस सुंदर बनाने के लिए, क्योंकि हम टोटल चार्ज लाना चाहते हैं, तो डीएल को बाहर लाना था, वीडी को अंदर भेजना था, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा फॉर्मूले पे, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो क्रॉस प्रोडक्ट आर के साथ जब हम करेंगे तो साइन ऑफ थीटा तो सेम ही आएगा ना। समझ आ रहा है? यहां मैंने पॉजिटिव चार्ज ले लिया है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो कोई भी मूविंग चार्ज पार्टिकल क्या क्रिएट कर सकता है? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकता है। अब ये बात आ गई है समझ, क्लियर है सबको? ठीक है ना? अब वो चीजें तो ऑब्वियस है, पॉजिटिव चार्ज के लिए dB अलोंग होगा v क्रॉस r, और नेगेटिव चार्ज के लिए ऑपोजिट होगा v क्रॉस r के। ठीक है ना? बस एक नया फॉर्मूला है और कुछ नहीं। चलो सवालों पे आ जाते हैं। तो आपको P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताना है। आई कैप जे कैप दिया हुआ है क्वेश्चन में। B क्या आ जाएगा? B आ जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई Q V क्रॉस R। तो ये R वेक्टर है, ये V है, 90 डिग्री है, साइन 90 तो 1 हो जाएगा, तो V इंटू R बाय आर क्यूब। ये आ गया सिंपली। डायरेक्शन चाहिए V क्रॉस R करोगे इनटू द प्लेन आएगा माइनस के कैप। चलो भाई B पार्ट का बता दो फटाफट, B पार्ट का आंसर। तो ये हो गया आपका R वेक्टर। तो बस B क्या हो जाएगा? हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई Q V क्रॉस R, तो हो जाएगा V इंटू R इंटू साइन 37 डिग्री बाय आर क्यूब। डायरेक्शन की बात करें V क्रॉस R वाया इनटू द प्लेन, यानी कि माइनस के कैप। सिंपल। C का बता दो। C में एक इलेक्ट्रॉन है और 3 पॉइंट्स पे आपको बताना है मैग्नेटिक फील्ड। A पॉइंट पे क्या आ जाएगा? तो आप देख सकते हो A के लिए V इधर है और R भी इधर है, तो V क्रॉस R A के लिए तो क्या हो गया? जीरो वेक्टर हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड एट ए बी क्या हो गई? जीरो हो गई। बी पे बताना है, तो बी पे बताना आसान है। बी के लिए हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई क्यू वी क्रॉस आर, 90 डिग्री एंगल, साइन 90 होता है 1, तो वी इंटू डी बाई डी क्यू। डायरेक्शन की बात करें तो वी क्रॉस आर, तो वी क्रॉस आर करोगे इनटू द प्लेन आएगा, लेकिन चार्ज कैसा है? नेगेटिव, तो वो आउट ऑफ द प्लेन आएगा, यानी कि के कैप हो जाएगा। ये जरूर ध्यान रखना। पी पॉइंट के लिए बात की जाए तो पी पॉइंट पे देखो क्या होगा। पी पॉइंट पे म्यू नॉट बाय 4 पाई ई, ठीक है ना, ये क्यू की जगह ई कर लेना बस, ई इंटू वी क्रॉस आर, तो ये वी है और ये है आपका आर, ठीक है। तो वी इंटू 2d इंटू साइन 53 डिग्री अपॉन 2d का क्यूब। तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड। और डायरेक्शन की बात करें तो v क्रॉस r, ये आएगा आपका आउट ऑफ द प्लेन, पर चार्ज नेगेटिव है तो ये इनटू द प्लेन हो जाएगा, यानी कि माइनस के क्या। समझ आएगा सबको? मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ फॉर्मूले में चीजें लिख रहा हूँ। आपको आर वेक्टर ड्रॉ करना है, एंगल देखना है जिससे v क्रॉस r मिल जाएगा बाय आर क्यूब, और डायरेक्शन तो हम राइट हैंड थंब पाम रूल से निकाल ही सकते हैं।
तो ये आखिरी सवाल आज का, क्वेश्चन नंबर 2। 4 मिनट बाकी हैं, 2 मिनट में दे दो आंसर फटाफट। क्वेश्चन है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम वेस्ट टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है, एंड टू इट्स साउथ इज अ बीम ऑफ प्रोटॉन्स मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। कंसिडरिंग ओनली मैग्नेटिक इंटरैक्शन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ डिविएशन ऑफ बीम ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, चलो भाई मैं कर देता हूँ। तो पहले आपको क्या करना है, बस इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है। तो ये हो गया आपका आर। तो अगर आप ई बी क्रॉस आर करोगे तो वो आएगा इनटू द प्लेन, पर ये इलेक्ट्रॉन है तो वो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा आउट ऑफ द प्लेन। अब फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है, फोर्स हो जाएगा क्यू वी क्रॉस बी। तो प्रोटॉन के लिए वेलोसिटी वेस्ट की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, फोर्स किधर आया, ऊपर की तरफ। समझ आ रही बात? क्लियर है ना? ऊपर की तरफ यानी कि नॉर्थ की तरफ। तो आंसर क्या हो जाएगा?